हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, ज्ञान गंगा विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के अंतर्गत मैं सिंह अंजना आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं आज आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पहला पाठ पढ़ाने वाली हूँ। पहले पाठ का नाम है भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय। भारत में अंग्रेज कब आए और किस तरह उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया और भारत को अपना गुलाम बना लिया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं। प्राचीन काल से भारत अपनी आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के कारण समस्त विश्व में एक द्वितीय स्थान रखता था। भारत की सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक समृद्धि के कारण विश्व के अनेक देश के लोग भारत में आए। भारत के गोल मिर्च, दालचीनी, लौंग, धनिया आदि गरम मसाले, मलमल, रेशमी कपड़े एवं नील आदि की यूरोप के देशों में बहुत अधिक मांग रहती थी। भारत और यूरोप के बीच व्यापार जल मार्ग तथा स्थल मार्ग से होता था और इस मार्ग का केंद्र तुर्कस्तान में स्थित इस्तांबुल कॉन्स्टेंटिनोपल था। प्राचीन काल से यानी पुराने समय से भारत अपनी आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के कारण समस्त यानी पूरे विश्व में अद्वितीय स्थान यानी कि पहला स्थान रखने वाला था। और भारत की सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक समृद्धि के कारण ही विश्व के कई ऐसे देश थे जो भारत में व्यापार करने के लिए आना चाहते थे। और भारत के गोल मिर्च, दालचीनी, लौंग, धनिया आदि गरम मसाले और मलमल, रेशमी कपड़े एवं नील आदि के यूरोप के देशों में बहुत ज़्यादा मांग रहती थी। और इसी कारण से भारत के यूरोप के बीच व्यापार स्थल मार्ग तथा जल मार्ग से होता था और इस मार्ग का केंद्र तुर्कस्तान में स्थित इस्तांबुल कॉन्स्टेंटिनोपल था। आगे पढ़ते हैं। ईस्वी सन 1453 में तुर्क मुस्लिमों ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया। इससे यूरोप वासियों के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल होकर भारत आने वाला जल मार्ग बंद हो गया। यूरोप वासियों का काम गर्म मसाले के बिना चलने वाला नहीं था, अतः नए जलमार्ग की खोज करने की आवश्यकता पड़ी, जिससे विश्व के भौगोलिक खोजों के युग का आरंभ हुआ। इस 1453 में तुर्क मुस्लिमों ने कॉन्स्टेंटिनोपल जब जीत लिया तो यूरोप वासियों के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल जो इस्तांबुल से होकर भारत में आने वाला जलमार्ग था वो बंद हो गया और यूरोप वासियों का गरम मसाले के बिना काम चलने वाला नहीं था, अतः जल मार्ग की खोज करने की उनको आवश्यकता महसूस होने लगी। इसी कारण से पूरे विश्व के भौगोलिक खोजों का युग जो है समय वहीं से शुरू हो गया। आगे पढ़ते हैं। भारत आने के जल मार्ग की खोज। भारत में आने के लिए फिर जल मार्ग की खोज किसने किया, कैसे किया, उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी की प्रेरणा, प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता से साहसिकों ने नए जलमार्ग की खोज का प्रयास शुरू किया। भारत आने के लिए नए जलमार्ग की खोज के लिए अनेक साहसिकों ने प्रयास किए, जिसमें बार्थोलोम्यू डायज ने केप ऑफ गुड होप अंतरिक्ष की खोज की। क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन के राजा की आर्थिक सहायता से नए जलमार्ग की खोज करने की साहस यात्रा आरंभ की, जो 1492 में अटलांटिक सागर में स्थित वर्तमान वेस्ट इंडीज टापू पर आकर रुकी। मृत्यु पर्यंत भारत आने के जल मार्ग की खोज का विश्वास रखने वाले कोलंबस ने वास्तविक रूप से नए जलमार्ग की खोज की थी। इस बात की स्पष्टता अमेरिगो वेस्पुची ने की थी। उसके पश्चात यह नया प्रदेश अमेरिका के रूप में जाना पहचाना गया। पुर्तगाल के राजा जो प्रिंस हेनरी थे, उनसे प्रेरित होकर उनसे प्रोत्साहन मिलने के बाद और आर्थिक सहायता के कारण साहसिकों ने जल मार्ग की खोज का प्रयास तो शुरू कर दिया और भारत में आने के लिए नए जलमार्ग की खोज करने के लिए उनके अलावा और भी अनेक साहसियों ने प्रयास किया, जिनमें बार्थोलोम्यू डायज ने केप ऑफ गुड होप अंतरिक्ष की खोज की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन के राजा की आर्थिक सहायता मदद से नए जलमार्ग की खोज करने का जो साहस हिम्मत शुरू किया था यात्रा करने के लिए, वो 1492 में अटलांटिक महासागर में स्थित वर्तमान वेस्ट इंडीज टापू पर आकर रुक गए। लेकिन जब तक वो जीवित रहे, मरने दम तक भारत में आने वाले जलमार्ग की खोज का विश्वास रखने वाले कोलंबस ने वास्तविक रूप से नए जलमार्ग की खोज की थी।
इस बात की साफ स्पष्टता अमेरिगो वेस्पुची ने की थी। उसके बाद यह नया प्रदेश अमेरिका के रूप में जाना जाने लगा। आगे पढ़ेंगे। पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा ने ईस्वी सन 1498 में भारत आने के जलमार्ग की खोज की। भारतीय खलासी की सहायता से वह भारत के पश्चिम किनारे कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। वहां के राजा सामुद्रिक जामोरिन ने उसका स्वागत किया और व्यापार करने की छूट दी। इस तरह विश्व में यह घटना महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके कारण ही यूरोप वासियों के लिए भारत आने का द्वार खुल गया। पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा जो 1498 में भारत आने के लिए जलमार्ग की खोज की थी और भारत की खलासी की मदद से वह भारत के किनारे पश्चिमी कालीकट यानी कोलकाता के बंदरगाह पर पहुंचा। वहां के राजा उस समय सामुद्रिक जामोरिन ने उसका स्वागत किया और व्यापार करने की छूट भी दे दी उसने। और इस तरह यह घटना पूरे विश्व में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके कारण ही यूरोपियों के लिए भारत आने का जो द्वार था वो खुल गया। यहीं से वो व्यापार करने के लिए आना शुरू कर दिए। आगे पढ़ेंगे। भारत में यूरोपियों का आगमन यानी कि अंग्रेज कब आए और कहाँ कहाँ पे उन्होंने व्यापार करने के लिए अपने केंद्रों की स्थापना की, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारत आने के जलमार्ग की खोज होने के पश्चात भारत में व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम पुर्तगाली फिरंगी आए। 100 वर्ष के समय में पुर्तगालियों ने दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलाक्का आदि प्रदेशों को अपने अधिकार में ले लिया। पुर्तगालियों को व्यापार में मिली सफलता से प्रेरित होकर हॉलैंड के डच और डेनमार्क के डेनिश लोग भी भारत में व्यापार करने के लिए आए। इंग्लैंड के व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्वी सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की स्वीकृति दिए जाने पर 1608 में कंपनी का प्रथम जहाज कप्तान विलियम्स हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत आया, परंतु उन्हें पुर्तगालियों के वर्चस्व और विरोध के कारण व्यापार करने की अनुमति नहीं मिल सकी। अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह जहांगीर की तरफ से व्यापार करने का अधिकार पत्र मिलने पर सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम कोठी व्यापारिक केंद्र ईस्वी सन 1613 में स्थापित की गई। प्रारंभिक वर्षों में कंपनी ने सूरत, भरूच, अहमदाबाद में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, परंतु इन प्रदेशों में मराठी सत्ता का प्रभुत्व बढ़ने से इस कंपनी को खतरा दिखाई दिया। इसलिए वे दक्षिण पूर्व दिशा में आगे बढ़े, जहां उन्होंने मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, सेंट जॉर्ज चेन्नई और फोर्ट विलियम कोलकाता में कोठियां स्थापित की। मुंबई में मुख्य केंद्र स्थापित किया 1687 में। भारत में जल मार्ग की खोज करने के बाद भारत में व्यापार करने के लिए पुर्तगाली सबसे पहले 100 वर्ष के समय में पुर्तगालियों ने दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलाक्का आदि प्रदेशों पर अपना अधिकार जमा लिया, उन्हें जीत लिया। पुर्तगाली को व्यापार में सफलता मिली, उसको देखकर और भी दूसरे देश प्रेरित हुए, प्रभावित हुए, जैसे हॉलैंड के डच और डेनमार्क के डेनिश। वो लोग भी फिर भारत में व्यापार करने के लिए आए। इंग्लैंड के व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और एक कंपनी की स्थापना इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के द्वारा की गई थी और उन्हें व्यापार करने की मंजूरी भी दिया गया। मंजूरी मिल जाने के बाद 1608 में कंपनी का प्रथम जहाज विलियम हॉकिंस के संचालन में सूरत बंदरगाह पर पहले बार आया था, परंतु उन्हें पुर्तगालियों के वर्चस्व यानी अधिकार और विरोध के कारण व्यापार करने की आज्ञा उनको नहीं मिल सकी। अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह जहांगीर की तरफ से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त करके सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना प्रथम कोठी व्यापारिक केंद्र बनाया 1613 में। शुरुआत वर्षों में कंपनी ने भरूच, सूरत, अहमदाबाद में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, लेकिन इन प्रदेशों में मराठों का अपना अधिकार बढ़ने के कारण, प्रभुत्व बढ़ने के कारण कंपनी को खतरा दिखाई देने लगा। इसलिए वे दक्षिण पूर्व दिशा में गए और वहां पर मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, सेंट जॉर्ज चेन्नई और फोर्ट विलियम कोलकाता में अपनी कोठियों की स्थापना की और मुंबई में उन्होंने मुख्य केंद्र स्थापित किया था 1687 में।
आगे हम लोग पढ़ेंगे 1668 में व्यापार करने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। उसने समय बीतने पर माहे, कराईकल, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम आदि प्रदेशों में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। 18वीं सदी में अंग्रेज और फ्रांसीसी विश्व भर में अपनी सत्ता स्थापित करने और उपनिवेश प्राप्त करने में सतत सक्रिय थे। भारत में 1746 से 1763 के समय इन दोनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सत्ता स्थापित करने के लिए 3 कर्नाटक युद्ध हुए, जिसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पराजय होने से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया। 1668 में व्यापार करने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आया और उसने समय बीतने पर माहे, कराईकल, पांडिचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम ऐसे अनेक प्रदेशों पर व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया और 18वीं सदी में अंग्रेज और फ्रांसीसी पूरे विश्व में अपनी सत्ता स्थापित करने और उपनिवेश को प्राप्त करने के लिए लगातार कार्यशील रहते थे। भारत में 1746 से 1763 के समय में इन दोनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सत्ता स्थापित करने के लिए इन्होंने अपना अधिकार जमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार जमाने के लिए इन्होंने 3 कर्नाटक युद्ध किए थे, जिसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अपने राज्य का विस्तार करने का जो रास्ता था, मार्ग था, वो निश्चय हो गया। आगे पढ़ेंगे। इस तरह सत्ता संघर्ष के अंत में पुर्तगालियों के पास दीव, दमन, गोवा रहे, जबकि फ्रांसीसियों के पास चंद्रनगर, माहे, कराईकल, पौंडीचेरी जैसे प्रदेश है, जबकि डच सदा के लिए विदा हो गया। सत्ता संघर्ष के अंत में जब सभी कंपनियां एक दूसरे के लिए सत्ता के लिए, अधिकार के लिए युद्ध करने लगे, लड़ाई हुई, तो अंत में पुर्तगालियों के पास केवल दीव, दमन, गोवा रहे, जबकि फ्रांसीसियों के पास चंद्रनगर, माहे, कराईकल, पांडिचेरी जैसे प्रदेश है और डच सदा के लिए चला गया। अब पढ़ेंगे हम लोग प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बंगाल में सिराजुद्दौला का शासन था। उसके उतावले यानी उत्सुक स्वभाव के कारण राज्य में उसके कई विरोधी थे। उस समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की स्वीकृति लिए बिना ही कोलकाता की रक्षा के बहाने व्यापारी कोठी के चारों ओर से किलाबंदी कर दी, परंतु नवाब सिराजुद्दौला ने किलाबंदी तोड़ डाली। यह समाचार मद्रास, चेन्नई पहुंचने पर कोलकाता की कोठी की सहायता करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी का एक छोटा सा सैन्य दल बंगाल आया। उस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का शासन था। उस समय के वहाँ के राजा थे, लेकिन वो स्वभाव से बहुत उत्सुक, उतावले थे। इसी कारण से उनके अनेक दुश्मन थे और उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की मंजूरी लिए बिना ही कोलकाता की रक्षा के बहाने व्यापारी कोठी को चारों तरफ से घेर दिया, किलाबंदी कर दिया। लेकिन नवाब सिराजुद्दौला ने किलाबंदी तोड़ डाली। यह समाचार मिलने पे कोलकाता की कोठी की सहायता करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी का एक छोटा सा सैन्य दल बंगाल आया। आगे पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का सैन्य शक्तिशाली होने पर भी नवाब की सेना को पराजित करना सरल न लगने पर रॉबर्ट क्लाइव ने दगाबाजी का सहारा लिया। नवाब को पराजित करने के लिए षड्यंत्र की रचना की गई, जिसमें सेनापति मीर जाफर सेठ अमीन चंद को षड्यंत्र में शामिल किया गया और कंपनी को नवाब द्वारा सताए जाने का बहाना बनाकर प्लासी नामक गांव के पास के मैदान में युद्ध घोषित हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को जब सैन्य शक्तिशाली होने पर भी लगा कि नवाब की सेना को हराना सरल नहीं है, मुश्किल है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने धोखेबाजी का सहारा लिया। नवाब को पराजित करने के लिए, हराने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उसने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर सेठ अमीन चंद को अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया और कंपनी को नवाब के द्वारा सताए जाने प्रताड़ित करने का बहाना बनाकर प्लासी नामक गांव के पास के मैदान में युद्ध घोषित कर दिया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। प्लासी का मैदान मुर्शिदाबाद, जो पश्चिम बंगाल से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे पढ़ेंगे। पूर्व योजना के अनुसार मीर जाफर युद्ध में असफल रहा। सिराजुद्दौला हार गया। क्लाइव के षड्यंत्र से प्लासी का
युद्ध मात्र आधे दिन में ही पूरा हो गया। इस युद्ध से ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना की जागीर मिली। मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इस तरह से 1757 में प्लासी के युद्ध द्वारा भारत में कंपनी की सत्ता की नींव पड़ी। पहले से ही अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को अपने में मिला लिया था। इस कारण से पहले से योजना बनाने के कारण मीर जाफ़र युद्ध में हार गया और सिराजुद्दौला को भी हारना पड़ा। क्लाइव के षड्यंत्र से प्लासी का युद्ध मात्र आधे दिन में ही पूरा हो गया। इस युद्ध से ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना की जागीर मिल गई। मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। इस तरह 1757 में प्लासी के युद्ध द्वारा भारत में कंपनी की शुरुआत हो गई थी। बक्सर का युद्ध, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाकर उसके पास से अलग अलग बहाने बनाकर विपुल धन प्राप्त किया और अधिक अधिकार प्राप्त करने की लालच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। कंपनी के लिए मीर कासिम तो मीर जाफ़र से भी अधिक महत्वाकांक्षी साबित हुआ, अतः कंपनी को मीर कासिम से डर लगने लगा। मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफ़र को नवाब बनाया। मीर कासिम अवध के नवाब की शरण में गया। उस समय अवध के मुग़ल बादशाह शाह आलम वहाँ पे के राजा थे, इसलिए तीनों ने संयुक्त रूप से कंपनी का सामना करने का निर्णय करके कंपनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाकर उसके पास से अलग अलग तरह तरह के बहाने बनाकर विपुल यानी अधिक मात्रा में धन प्राप्त किया, लेकिन अब उन लोगों को अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त करने की लालच हो गई। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। कंपनी मीर को लगा मीर कासिम तो मीर जाफ़र से भी अधिक बहुत कुछ हासिल करना चाहता है और इसलिए मीर कासिम से कंपनी को डर लगने लगा। फिर एक बार अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम इससे नाराज़ होकर अवध के नवाब के आश्रय में चला गया। उस समय अवध में मुग़ल बादशाह शाह आलम वहाँ के राजा थे, इसलिए तीनों संयुक्त रूप से कंपनी का सामना करने का फैसला करके कंपनी के विरुद्ध युद्ध का घोषणा कर दिया, ऐलान कर दिया। आगे बक्सर में उस समय संयुक्त सेना के विरुद्ध 22 अक्टूबर 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध किया, जिसमें संयुक्त सेना की पराजय होने से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सत्ता मिली। बक्सर में उस समय एक साथ सेना के विरुद्ध 22 अक्टूबर 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध किया, जिसमें संयुक्त सेना को ईस्ट इंडिया कंपनी ने पराजय कर दिया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया। अब पढ़ेंगे कंपनी शासन का विकास कैसे किया, किस तरह विस्तार किया पूरे भारत में कंपनी ने अपने शासन का। अंग्रेज़ सरकार ने नियामक कानून पारित किया 1773। उस कानून के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाकर कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक हितों तथा प्रवृत्तियों को उसके सीधा अंकुश में रखा गया और उसके अंतर्गत मुंबई, मद्रास के गवर्नर और उनकी काउंसिल को रखा गया। इस तरह से वारेन हेस्टिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। उसके समय में मराठों के साथ गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग प्रथम मराठा युद्ध और मैसूर के हैदर अली के साथ द्वितीय मैसूर युद्ध हुए। इन दो सत्ताओं के साथ एक साथ सामना करने से ईस्ट इंडिया कंपनी की कठिनाइयाँ बढ़ी। अंग्रेज़ सरकार ने एक कानून पारित किया 1773 में। उस कानून के अनुसार बंगाल गवर्नर जनरल बनाकर कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक भलाई और उसके कार्यों को सीधा अंकुश यानी अधिकार में रखा गया और उसके अंतर्गत मुंबई, मद्रास के गवर्नर और उनके काउंसिल को भी रखा गया अपने अधिकार में। इस तरह से वारेन हेस्टिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। उसके समय में मराठा के साथ गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने प्रथम मराठा युद्ध और मैसूर के हैदर अली के साथ द्वितीय मैसूर युद्ध हुए। इन सत्ताओं के साथ एक साथ सामना करने पर ईस्ट इंडिया कंपनी की मुश्किलें बढ़ीं। आगे पढ़ेंगे। वारेन हेस्टिंग के बाद गवर्नर जनरल के रूप में कॉर्नवालिस आया। उसके समय में मैसूर का बाघ के रूप में प्रख्यात टीपू सुल्तान के साथ तीसरा मैसूर युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान को हराने के लिए कंपनी ने मराठा और निजाम की सहायता ली।
तीनों की सम्मिलित सेना से टीपू सुल्तान की हार हुई, उसे संधि स्वीकार करनी पड़ी। वारेन हेस्टिंग के बाद गवर्नर जनरल के रूप में कॉर्नवालिस आया और उसके समय में मैसूर का बाग के रूप में प्रसिद्ध टीपू सुल्तान के साथ तीसरा मैसूर युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान को हराने के लिए कंपनी ने मराठा और निजाम की मदद ली। तीनों की सम्मिलित सेना ने टीपू सुल्तान को हरा दिया और उससे संधि टीपू सुल्तान को स्वीकार करनी पड़ी, यानी समझौता करना पड़ा। आगे पढ़ेंगे। कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन सोर गवर्नर जनरल बना। उसके द्वारा अपनाई गई तटस्थता की नीति के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिष्ठा एक तरफ घटी तो दूसरी तरफ मराठे अधिक शक्तिशाली बने। इससे जॉन सोर के बाद आने वाले गवर्नर जनरल वेलेस्ली के सिर पर कंपनी को भारत में सर्वोपरि बनाने का जिम्मेदारी आया। इसके लिए वेलेस्ली ने सहायक संधि योजना लागू की। सहायक संधि योजना के शर्तें स्वीकार करने वाले राज्य निम्नलिखित थे। कॉर्नवालिस के बाद गवर्नर जनरल के रूप में सर जॉन सोर आए और उसकी द्वारा बनाई गई तटस्थता नीति के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की सम्मान घटने लगी और मराठे धीरे धीरे शक्तिशाली ताकतवर बनने लगे। इसे जॉन सोर के बाद आने वाले गवर्नर जनरल वेलेस्ली के ऊपर कंपनी को भारत में सर्वोपरि यानी कि ऊंचा उठाने की जिम्मेदारी आ गई। इसके लिए वेलेस्ली ने सहायक संधि एक योजना बनाई और सहायक संधि योजना की शर्तें को स्वीकार करने वाले अनेक राज्य थे। सहायक संधि की क्या शर्तें थी उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सहायक संधि योजना स्वीकार करने वाले राज्य को कंपनी सरकार प्रशिक्षित सैन्य प्रदान करेगी। यह सैन्य राज्य को आंतरिक और बाहरी आक्रमणों से राज्य की रक्षा करेगी। पहला शर्त था कि सहायक संधि योजना स्वीकार करने वाले जो राज्य होंगे कंपनी सरकार को प्रशिक्षित सैनिक प्रदान करेंगे और यही सैनिक राज्य को बाहरी और आंतरिक आक्रमण से उनकी सुरक्षा करेंगे राज्य की। दूसरा था उसके बदले में योजना स्वीकार करने वाले राज्यों को सेना खर्च अथवा उतनी आय वाले प्रदेश अंग्रेजों को देना होगा। दूसरी शर्त उनकी ये थी कि जो सहायक संधि योजना स्वीकार मानेंगे उनको सेना के लिए खर्च देना पड़ेगा और उतने ही आय वाले दूसरे प्रदेश अंग्रेजों को उनको देना पड़ेगा। तीसरा शर्त था कंपनी की अनुमति के बिना राज्य अन्य राज्य के साथ युद्ध या संधि नहीं कर सकेगी। उनका कहना था कि कंपनी के बिना आज्ञा लिए कोई भी राज्य दूसरे राज्य के साथ न तो युद्ध करेगा और न ही उनके साथ समझौता कर सकेगा। चौथा था उनका कंपनी को राज्य दरबार में एक अंग्रेज प्रतिनिधि रखना होगा। जो राज्य उनकी शर्तें स्वीकार करेंगे उनको अपने दरबार में एक अंग्रेज को प्रतिनिधि के रूप में रखना होगा। पांचवा था अन्य विदेशी को अपने राज्य में नौकरी पर नहीं रखना होगा। और पांचवा शर्त था उसका कि दूसरे अलग विदेश के किसी भी व्यक्ति को नौकरी पर अपने राज्य में वो राज्य नहीं रख सकता है। योजना स्वीकार करने वाले कौन कौन से राज्य के शासक थे उनके बारे में पढ़ते हैं। निजाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले, होलकर, ये सब राज्य थे जो वेलेस्ली द्वारा बनाए गए सहायक संधि योजना की शर्तें को स्वीकार किए थे। आगे पढ़ेंगे। यह योजना एक मीठे जहर के समान थी। इस योजना को लागू करके वेलेस्ली ने बहुत से प्रदेशों को ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया। गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने टीपू को सहायक संधि योजना स्वीकार करने के लिए कहा, किंतु उसने उसे अस्वीकार कर दिया। योजना को स्वीकार करने से मना किए जाने पर कंपनी अंग्रेज़ों ने निजाम के साथ मिलकर मैसूर पर 1799 में आक्रमण किया। इस चौथे मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हुए टीपू की मृत्यु हो गई। यह एक योजना जो वेलेस्ली ने बनाया था, यह योजना मीठे जहर के समान थी, लोगों को नुकसान ही पहुंचाया। और इस योजना को लागू करने के बाद वेलेस्ली ने बहुत से प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी में उसको शामिल कर लिया। और गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने टीपू को भी सहायक संधि योजना स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन टीपू ने उस योजना को मानने से इनकार कर दिया और मना करने पर अंग्रेज ने निजाम के साथ मिलकर मैसूर पर 1799 में हमला कर दिया। और इस चौथे मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों के साथ लड़ते लड़ते टीपू की वहीं मृत्यु हो गई। आगे पढ़ेंगे। वेलेस्ली के पश्चात भारत में गवर्नर जनरल के रूप में हेस्टिंग आया।
उसने नेपाल के साथ युद्ध करके गुरखों को सेना में शामिल किया। पिंडारों के साथ युद्ध करके उन्हें अंकुश में लिया। तीसरा, मराठा युद्ध करके कंपनी की सर्वोपरिता स्थापित की। वेलेस्ली के बाद भारत में गवर्नर जनरल के रूप में हेस्टिंग आया और उसने नेपाल के साथ युद्ध करके गुरखों को सेना में शामिल कर लिया, यानी मिला लिया। और पिंडारों के साथ युद्ध करके उन्हें अपने अधिकार में ले लिया। तीसरा, मराठा युद्ध करके कंपनी की सर्वोपरिता जो है कि सबसे ऊंचा है, ये सबसे बड़ा है, ये सत्ता उन्होंने स्थापित किया। आगे पढ़ेंगे। विलियम बेंटिक भारत में पहले के गवर्नर जनरलों की तुलना में उदार गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है। पहले के गवर्नर जनरलों द्वारा अपनाए गए साम्राज्यवादी नीति से राज्यों में जो असंतोष पैदा हुआ था, उस असंतोष से एकता न खड़ी हो जाए, इसके लिए उसने उदारतापूर्ण कार्य किए। विलियम बेंटिक से पहले भारत में जितने भी गवर्नर जनरल आए थे, उनके बराबरी में ये बहुत बड़ा दिल वाला था, उदार था, अच्छे दिल वाला था, उसके रूप में जाना भी गया। पहले के गवर्नर जनरलों द्वारा जो नीति अपनाई गई, साम्राज्यवादी नीति से अंग्रेज़ों में जो असंतोष, नाराज़गी पैदा हुआ था, उससे इसको डर था कि कहीं ये लोग एक न हो जाए, तो इसीलिए इसने बहुत अच्छे अच्छे कार्य की, बहुत उदारता दिखाई लोगों के साथ। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1848 में डलहौजी आया। वह उग्र साम्राज्यवादी मानसिकता वाला था। उसने साम्राज्यवादी नीति के पोषण, कंपनी के राज्य विस्तार में वृद्धि के लिए जीत, जब्ती और हड़प नीति अपनाई। भारत के जितने भी गवर्नर जनरल आए थे, सबके बाद भारत में 1848 में डलहौजी आया और वो बहुत ही तेज साम्राज्यवादी, अधिक साम्राज्य फैलाने वाला, ऐसी सोच वाला था वो, उसने साम्राज्यवादी नीति के पोषण, मतलब उसको बढ़ावा देने के लिए, कंपनी के विस्तार के लिए, कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों पर अपना अधिकार हो, इसके वृद्धि के लिए उसने जीत, जब्ती और हड़प नीति जैसे कार्य को किया। डलहौजी की हड़प नीति क्या था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डलहौजी ने 5 तरह की हड़प नीति की। उसके बाद सब पर अपना अधिकार के लिए कैसे कैसे हड़प नीति अपनाए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला, युद्ध द्वारा हड़प। पंजाब और पेंगू जो दक्षिण बर्मा है, उसमें उसके साथ युद्ध करके उन राज्यों को अपने अधिकार में ले लिया। दूसरा, निसंतान राजा की मृत्यु होने पर राज्य हड़प। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर मध्य प्रदेश में है, जो झांसी, बघात, नागपुर, ऐसे राज्यों के राजा की कोई संतान नहीं थी और जब उनकी मृत्यु हो गई तो उन राज्यों को अपने अधिकार में डलहौजी ले लिया। तीसरा था प्रशासनिक अव्यवस्था के बहाने। अवध जैसे राज्य को कि बहाना लगाया कि राज्य व्यवस्था आपके राज्य में अच्छा नहीं है, आप सही ढंग से अपने राज्य को नहीं चला रहे हो, ऐसे बहाने करके अवध पर भी अपना अधिकार कर लिया। चौथा था कर्ज की वसूली के बहाने। निजाम का बरात प्राण, इसको कर्ज दिया और कर्ज को पूरा न करने पर कर्ज की वसूली के बहाने निजाम का बरात प्राण प्रदेश को भी अपने अधिकार में ले लिया। पांचवा है नाम मात्र की सत्ता को समाप्त कर हड़प। कुछ कर्नाटक और तांजोर जैसे राज्यों को बस नाम मात्र का सत्ता अधिकार मिला था और धीरे धीरे उनको भी समाप्त करके ये दोनों राज्यों को भी डलहौजी ने अपने कब्जे में अधिकार में ले लिया। डलहौजी साम्राज्यवादी होने के साथ ही सुधारवादी भी था। उसके समय में भारत में प्रथम रेलवे मुंबई थाड़ा ईस्वी सन 1853 में भारत इंग्लैंड तार व्यवहार सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग की स्थापना, अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था आदि की शुरुआत हुई। विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह प्रतिबंधक कानून उसके समय में पारित किया गया। डलहौजी साम्राज्यवादी यानी कि अधिक से अधिक साम्राज्य को अपने अधिकार में लेना चाहता था, लेकिन साथ ही साथ उसमें सुधार भी इसने किया। उसके समय में भारत में पहली बार रेलवे मुंबई से थाड़ा 1853 में चलाई गई थी। भारत से इंग्लैंड का तार व्यवहार शुरू किया गया। सार्वजनिक यानी सभी जगह निर्माण कार्य विभाग की स्थापना की गई। अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की शुरुआत भी उसी ने करवाया था। विधवा पुनर्विवाह यानी कम उम्र में अगर किसी स्त्री
का पति मर जाता था और वो विधवा हो जाती थी तो उसका फिर से विवाह हो, ऐसा उसने कानून बनाया। बाल विवाह मतलब कम उम्र में शादी करने पर रोक लगाया। ऐसे अनेक कानून उसने बनाया और पारित करवाया। आगे पढ़ेंगे। 1757 के प्लासी के युद्ध से शुरू करके 100 वर्ष के समय में कंपनी की सत्ता और साम्राज्य दोनों में वृद्धि हुई, परंतु ऐसा करने से भारत के राज्यों में असंतोष का सामना उन्हें करना पड़ा और उस असंतोष के परिणाम स्वरूप 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया। 1757 प्लासी युद्ध से लेकर 100 वर्ष के समय तक कंपनी ने हर जगह अपना अधिकार कर लिया, अपने साम्राज्य की वृद्धि की और ऐसा करने से भारत में नाराज़गी पैदा होने लगी। उनका इन लोगों को सामना भी करना पड़ा और उसी असंतोष और नाराज़गी के कारण 1857 में भारत में देश को आज़ाद कराने के लिए पहला स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा गया था। आगे पढ़ेंगे। कंपनी शासन का आर्थिक प्रभाव। कंपनी का भारत पर आर्थिक असर क्या पड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे। जब हम कंपनी शासन का विवरण तैयार करते हैं तब ख्याल आता है कि भारत देश जो सदियों से विश्व के देशों में आर्थिक रूप से गौरवपूर्ण स्थान रखता था, वह कंपनी शासन के 100 वर्ष के शासनकाल में इंग्लैंड के लिए कच्चा माल पैदा करने वाला और कारखानों में तैयार माल के लिए बाजार की शुरुआत पूरा करने वाला देश बना दिया गया। बंगाल 1708 से 1756 तक कच्चा रेशम, चीनी, सन तथा मलमल का निर्यात करता था, परंतु द्विमुखी शासन पद्धति के बाद बंगाल की आर्थिक चमक धुंधली पड़ गई। जब हम कंपनी शासन का विवरण तैयार करते हैं तब ये मन में विचार आता है कि जो देश भारत हमारा ऐसा देश था जो सदियों से हमेशा से विश्व में आर्थिक रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था और 100 वर्ष के अंग्रेज़ों के 100 वर्ष के शासनकाल के बाद वो भारत देश सिर्फ इंग्लैंड के लिए कच्चा माल पैदा करने वाला और कारखानों में तैयार माल के लिए बाजार की आवश्यकता पूरा करने वाला सिर्फ देश बनकर रह गया था। बंगाल 1708 से 1756 तक कच्चा रेशम, चीनी, सन तथा मलमल का निर्यात करता था, यानी कि भेजता था, परंतु द्विमुखी दो तरह के शासन पद्धति के कारण बंगाल की आर्थिक स्थिति जो थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। आगे पढ़ेंगे। कंपनी की अन्यायपूर्ण महसूल नीति के कारण भारत के किसान बेहाल और कर्जदार बने। अंग्रेज सरकार ने इंग्लैंड के उद्योगों को विकसित करने के लिए भारत के कपड़ा उद्योग पर अन्यायपूर्ण आयात कर चुंगी लगाया। भारत के उद्योग धंधों को कुचल डालने के लिए विविध अनुचित तौर तरीके अपनाए, जिससे भारत के उद्योग धंधे बर्बाद हो गए। कंपनी बहुत अन्यायपूर्ण तरीके से कर वसूलने वाला नीति अपनाया, जिसके कारण से जो भारत के किसान थे धीरे धीरे उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई और कर्जदार बन गए। और अंग्रेज़ सरकार इंग्लैंड के उद्योगों को विकसित करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए भारत के उद्योग कपड़ों पर अन्यायपूर्ण बहुत अन्याय के साथ आयात कर चुंगी लगा दिया। भारत के उद्योग धंधों को मिटा देने के लिए, समाप्त करने के लिए उसने बहुत गलत तरीके अपनाए, जिससे भारत के उद्योग धंधे जो थे धीरे धीरे समाप्त होने लगे, बर्बाद होने लगे। भारत के कारीगर गरीब और बेरोजगार बने। कंपनी के व्यापारी निजी व्यापार करके बंगाल के कारीगरों से थोड़े समय में निर्धारित मात्रा में कपड़े बुनकर तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट लिखा लेते और यदि कारीगर इनकार करे तो उसे कोड़े मारने या जेल की सज़ा दी जाती थी। जब भारत के कारीगर धीरे धीरे गरीब और बेरोजगार हो गए तो कंपनी के व्यापारी जो निजी व्यापार करते थे, खुद का व्यापार करते थे, ऐसे व्यापारी बंगाल में के कारीगरों से थोड़े समय यानी कम समय में निर्धारित मात्रा में कपड़े बुनकर तैयार करने का एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा लिए और जब ये कारीगर इसको इनकार करते थे तो उन्हें ज़बरदस्ती करते थे, कोड़े मारने या जेल देने की सज़ा भी दे देते थे। कंपनी के आगमन से पहले भारत के गांव स्वावलंबी और समृद्ध थे। वे अंग्रेज़ों के शासन के कारण गरीब और पराधीन बने। कंपनी जब अंग्रेज़ों का शासन नहीं था भारत में, उनके आने से पहले भारत के गांव के लोग स्वावलंबी यानी कि खुद अपनी ज़रूरतों की चीज़ को तैयार कर लेते थे, अपने आप पर आश्रित थे और समृद्ध थे। और अंग्रेज़ों के शासन के कारण ही यहाँ के जो मज़दूर थे, गांव के लोग थे, वो गरीब और पराधीन बन गए, यानी कि दूसरे के ऊपर आश्रित हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारत में मुंबई थाने के बीच प्रथम रेलवे एंड इंग्लैंड भारत के बीच स्टीमर सेवा की शुरुआत और मुंबई मद्रास जो चेन्नई है
कोलकाता जैसे बड़े बंदरगाहों का विकास हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन शुरू हुआ था भारत में, उनके शासन के समय में ही भारत में मुंबई से लेकर थाड़ा के बीच प्रथम रेलवे चलाया गया और इंग्लैंड और भारत के बीच स्टीमर की शुरुआत की गई। मुंबई, मद्रास, कोलकाता जैसे बड़े बंदरगाहों का भी विकास हुआ, प्रगति हुई। आगे पढ़ेंगे कंपनी शासन का सामाजिक प्रभाव। कंपनी के शासन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान समाचार पत्रों के विकास से भारतीय लोगों में विचार, वाणी स्वतंत्र की भावना विकसित हुई। उस समय में भारतीय समाज में कुछ प्रदेशों में कुरीतियाँ देखने को मिलती थी, जिनमें सती प्रथा, दूध पीती करने का रिवाज, बाल विवाह आदि मुख्य थी। अंग्रेजों के संपर्क से राजा राम मोहन राय, दुर्गा राम मेहता, बहेरा रामजी मलबारी आदि ने इन कुप्रथाओं को दूर करने के लिए कानून बनवाए। भारत में प्रशासनिक ढांचे का अंग्रेजीकरण से अंग्रेजी जानने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ी। परिणाम स्वरूप मैकाले के प्रयासों से भारत में अंग्रेजी शिक्षा देने की शुरुआत हुई। चार्ल्स वुड की सिफारिश से मुंबई, मद्रास, चेन्नई, कोलकाता में यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। ब्रिटिश शासन के समय में समाचार पत्रों का धीरे धीरे विकास हुआ, जिससे भारत के लोगों को विचार में, बोलने की स्वतंत्रता की भावना विकसित हुई कि नहीं, हमें अपने द्वारा हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोलना चाहिए। ऐसी भावना लोगों के मन में जागृत हुई। उस समय भारतीय समाज में कुछ प्रदेशों में बहुत ही बुरी प्रथा थी, जिनमें सती प्रथा यानी पति मर जाने पर पत्नी को भी उसके साथ ही जला दिया जाता था। दूसरा रिवाज था दूध पीती का, यानी कि लड़की होने पर लड़कियों को दूध में डुबाकर मार देते थे। बाल विवाह यानी कम उम्र में शादी करना, ऐसे अनेक कुप्रथाएं फैली हुई थी। अंग्रेजों के संपर्क से अंग्रेजों से मिलकर राजा राम मोहन राय ने दुर्गा राम मेहता, बहेरा राम मलबारी आदि ऐसे लोगों ने कुप्रथाओं को यानी बुराइयों को दूर करने के लिए कानून बनवाए। भारत में प्रशासनिक ढांचे अंग्रेजीकरण होने से भारत में जो प्रशासनिक ढांचे नमूने तैयार किए गए थे वो अंग्रेजीकरण या अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए होने के कारण अंग्रेजी जानने वाले लोगों की फिर ज़रूरत वहाँ पर पड़ने लगी। उसका परिणाम ये हुआ कि मैकाले के प्रयत्नों से भारत में अंग्रेजी शिक्षा देने की वहीं से शुरुआत की गई। चार्ल्स वुड की सिफारिशों से कहने से मुंबई, मद्रास, कोलकाता में यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारत में अंग्रेजी जानने वाला वर्ग तैयार हुआ। समय बीतने पर उसने सुधारवादी मांगे करके सुधार की प्रक्रिया को गति दी। अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारत में अंग्रेजी जानने वाले का एक वर्ग तैयार किया गया, समूह तैयार किया गया। समय बीतने पर उसने सुधारवादी मांगे सुधार करने की जो प्रक्रिया है उसको गति यानी रफ्तार दी। उपसंहार यानी पूरे पाठ का निचोड़ पढ़ते हैं। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की समृद्धि और व्यापार से आकर्षित होकर भारत आई। भारत में कंपनी शासन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र पर अच्छे बुरे प्रभाव पड़े। कंपनी ने भारत का भोग लेकर इंग्लैंड को समृद्ध करने की नीति अपनाई और भारत में अपने लाभ के लिए जिस व्यवस्था में उपनिवेशिक सुधार किए उससे भारत को परोक्ष रूप से लाभ भी हुआ। यानी कंपनी भारत की समृद्धि और व्यापार से आकर्षित होकर भारत में शासन के लिए आया और यहाँ के परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्कृति पर अच्छे बुरे सभी प्रभाव पड़े। कंपनी ने भारत का ही लाभ लेकर इंग्लैंड को समृद्ध बनाने की नीति अपनाई और भारत में अपने लाभ के लिए जिस व्यवस्था में उपनिवेशिक सुधार किए उससे भारत को भी परोक्ष रूप से लाभ हुआ। बच्चों, ये पहला पाठ आपका समाप्त होता है। इसको अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। इससे संबंधित कुछ प्रश्न आप लोग को पूछे जाएंगे, दिए जाएंगे, उसका उत्तर आप लोग को लिख कर देना पड़ेगा। आगे का पाठ मैं बाद में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।